घुमन साहब, जो आरक्षण वाला मसला चल रहा है, आप पंजाब में हैं, सिख समुदाय के हैं, तो सिख समुदाय के अंदर भी तो ओबीसी और शेड्यूल कास्ट वहां पे हैं, तो उनको तो आरक्षण धर्म के नाम पे नहीं दिया गया। और मुसलमान भी हैं, ट्राइब में भी हैं, और ओबीसी में भी, धर्म पे नहीं ना, पिछड़ापन के आधार पर आरक्षण है। और मोदी जी जो बार बार धर्म के आधार पर कह रहे हैं, तो ये नहीं लग रहा है कि वो मिसलीड कर रहे हैं? अब समाज सोशल मीडिया का जमाना है, सब इंफॉर्मेशन गूगल पे है, फट से आदमी ढूंढ लेता है कि गुजरात में भी ओबीसी का आरक्षण है, तो उसमें मुसलमान है नहीं है। तो क्या ये सब फ्रस्ट्रेशन हिंदू मुस्लिम बाइनरी के अलावा इनके पास अपना एजेंडा नहीं है? घुमान साहब। अच्छा, आपने सारी बात में एंड में बता दिया कि इनके पास कोई एजेंडा है ही नहीं। एब्सोल्युटली, आपने जितना व्याख्यान किया लास्ट लाइन में, एजेंडा कोई है ही नहीं। पार्लियामेंट के अंदर ही बोल चुके हैं मैं आरक्षण के एकदम अगेंस्ट हूं, ये पार्लियामेंट में बोल चुके हैं। और जिस तरह बात जो हम कर रहे हैं कि झूठ बोलने वाला प्राइम मिनिस्टर, मैं ऐड करूंगा। अब मैं एक बात कर दूं, मेरा जन्म 1950 का है, हम ये मेरे से 7 दिन छोटे हैं। आप कहते हो कि हमने इतना झूठा प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा, अरे मैंने अपनी जिंदगी में इतना झूठा इंसान नहीं देखा। एंड बीइंग इन द नेवी, आई हैव, मैं सारी दुनिया में घूमा, मतलब कोई दुनिया का ऐसा देश नहीं जहां मैं गया नहीं, मेरा प्रोफेशन ही ऐसा था। ऐसा इंसान, इतना झूठा इंसान मैंने देखा ही नहीं। झूठ इनके रग रग में है। और मतलब अभी जैसे अब इलेक्शन कमीशन की बात हो रही थी, और भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा कि आज सारा देश उन पर थूक रहा है। ये इलेक्शन कमीशन की जो गंगोत्री है, जो गंध है, वो शुरू कहां से हुआ? पीएमओ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये गंगोत्री गंदी हुई। कैसे गंदी हुई? पहले मतलब फ्यू इयर्स, मोर देन फ्यू इयर्स बैक, इसमें अपना 5 जने होते थे टू सेलेक्ट द इलेक्शन कमीशन। 5 में से 3 में ले आए। 3 में से इट वाज फेयर एनफ, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, एक चीफ अपोजिशन का जस्टिस को लीडर हटा था, भी एक दिया। प्राइम मिनिस्टर थे। बट हाँ जी, चीफ जस्टिस को हटा भी दिया हेलो, उसमें से 3 मेंबर। जी जी, कंटिन्यू हाँ कीजिए वही तो प्लीज। कह रहा हूँ ना। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, तो इन्होंने उसमें से सीजीआई 3 थे, तो ये गंगोत्री गंदी कैसे हुई, मैं ये बता रहा हूँ। तो आपने जी तो चीफ जस्टिस को निकाल दिया, उनकी जगह के रिप्लेस किससे किया? एक इनका इनकी गवर्नमेंट का मिनिस्टर होगा। तो दैट मीन्स 2 and 1 हो गया। और 2 and 1 में भी जो मिनिस्टर होगा, हम सब जानते हैं, 10 साल से देख लिया है, किसी के मतलब बड़े अफसोस की बात है कि सब मरियल हैं, किसी के रीढ़ की हड्डी है ही नहीं, नो स्पाइन। तो कहने का मतलब 2 and 1, ये दो एक तरफ हो गया, ये के तो वहीं से देख लीजिए। फिर इन्होंने 3 जो अपने अभी जो चुने हैं, मुझे बड़ा गर्व है, जो पहले से मिस्टर गोयल साहब थे, जब उन्होंने देखा ये हमें पुश कर रहे हैं, उन्होंने साफ ना कर दी। और ये 3, मैं तो कहूँगा 3, क्या कहें, इनके लफ्ज भी नहीं आ, मुझे बहुत अफसोस है उन 3 में से एक हमारे हमारे खालसा भी हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि इस गंद के अंदर एक पंजाब का सरदार भी इसमें शामिल है। तो गंगोत्री गंदी कहाँ से? इन्होंने किए 3 पकड़ लिए। अरे इनको जब अभी कल की बात है, पहले फेज का आप डाउनलोड कब कर रहे हैं? 11 दिन के बाद। उसमें शरेआम आप 1 करोड़ बंदा 6% से लेके एक बंदा 1 करोड़ आप ऐड कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है क्या रह गया? नेक्स्ट इज द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बड़ी लानत है कि तुम जाते हो और कहते हो वी विल नॉट डिस्टर्ब द सिस्टम गोइंग ऑन। अरे भले वो सुप्रीम कोर्ट है, बट मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि अरे मूर्खो, तुम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, तुम कहते हो हम जी कि अपना सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अरे भाई साहब, यू आर डिस्टर्बिंग द होल कंट्री। तुम्हारे सामने 1 करोड़ 6 लाख वोट ऐड कर दिया गया है, और तुम कहते हो कि क्या क्या अपने छुट्टियों के बाद करेंगे? वो जी हेलो, जो मैं थोड़ा सूचना दे दूं आपको कि जो लास्ट वर्किंग डे था वेकेशन से पहले 17 मई को क्या प्रशांत भूषण ने एडीआर ये के तरफ से इसको मेंशन किया कि इस तरह की बातें हुई हैं जो वोट्स बढ़े हैं, और तत्काल चीफ जस्टिस ने उस पर कार्रवाई करते हुए उस पर जवाब मांगा और कहा कि इसको रोकिए और इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। लेकिन उसी समय आप ही के खालसा के जो ईसीआई के वकील हैं वो पहुंच गए, और उस दिन एक जस्टिस बोपन्ना का रिटायरमेंट था। उस रिटायरमेंट के बाद भी सुनने के लिए जब बैठ गए 6 बजे शाम को,
चीफ जस्टिस, तो जज साहब जो ईसीआई के वकील हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि आप मिले हुए हैं और आप चुनावी प्रक्रिया में विघ्न डालना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आपकी क्या शिकायत। इस पर चीफ जस्टिस ने काफी उनको, दोनों ओर से काफी गर्मा गर्म बहस हुई। उसके बाद चीफ जस्टिस इन्होंने कहा कि हमें जवाब देने के लिए टाइम चाहिए। प्रशांत भूषण ने कहा कि ये जो मैटर है ये 16 मई के पहले प्लेस हो चुका, सॉरी फर्स्ट वीक ऑफ मई में आ चुका है, आपको जवाब तैयार होना चाहिए। उन्होंने फिर भी 1 सप्ताह का समय के लिए इंसिस्ट किया। इस बीच में जो वेकेशन शुरू हो गया है सुप्रीम कोर्ट का, और इस वेकेशन में जस्टिस दीपांकर दत्ता जो कि नोन पर्सन है इन फेवर ऑफ मोदी गवर्नमेंट, और उनके साथ जो जज है जस्टिस मिश्रा, ये दोनों सुन रहे थे। और ये आर्ग्यूमेंट ईसीआई के वकील को करने की जरूरत नहीं थी, सबको पता था कि ये इसके पहले भी जो ईवीएम वाला जो जजमेंट आया है वो जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने दिया है, जिसमें उन्होंने ये मना कर दिया कि पर्ची जो है वीवीपीएटी की गिनी जाएगी। तो इसमें मैं समझता हूं कि थोड़ा एहतियात से हम लोग इस पर टिप्पणी करें, चूंकि मेरी समझ है कि पूरे इंफॉर्मेशन के बाद ये चीफ जस्टिस की उतनी गलती नहीं है जो जस्टिस दीपांकर दत्ता दे रहे थे वहां, और उन्होंने ही कहा कि हम इसको बाद में सुनेंगे छुट्टियों के बाद। जी जेपी सर, अब आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट आ गया। नहीं, आपने ये जो घूमन साहब ने कहा कि मैं उनकी बात, घूमन साहब ने जो कहा मैं उनकी बात से, जी कर लीजिए, हाँ बोल लीजिए घूमन साहब, बोलिए। हाँ जी, आप बोलिए, कंप्लीट कीजिए अपनी बात, फिर मैं कहता हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि इतना मतलब इस वक्त इससे इंपॉर्टेंट इशू तो कोई है ही नहीं कि सरेआम वोटों में धांधली हो रही है। सरेआम 6% विच इज इक्वल 1 करोड़ वोट, आपने 1 करोड़ ब्लॉक वोट आपने दे दिया है। अब इससे ज्यादा सिचुएशन सीरीज क्या होगी? इसमें क्या है कि छुट्टी और क्या क्या है? दिस इज इमरजेंसी सिचुएशन। इन इमरजेंसी में कोई छुट्टी नहीं होती है। यहाँ पे एक अपने प्राइम मिनिस्टर साहब दिन में 500 बार ही कहते हैं 140 करोड़ 140, अरे 140 करोड़ की जिंदगी का सवाल है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। तो हम किस मुंह से कह रहे हैं कि जब छुट्टियों की बात करेंगे? पहली बात तो ये सिचुएशन आनी ही नहीं चाहिए थी। और वेरा ये तो वही एब्सोल्युटली लाइक इलेक्ट्रल बॉन्ड, इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। वहां पे इन्होंने डंडा चलाया, कहा 1.5 महीना मांग रहे थे, अगले दिन इन्होंने जवाब दे दिया। आज ये फिर आए हैं और ये कह रहे हैं हम अपना बहाना बना दिया कि जी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। क्यों डिस्क्लोज नहीं कर सकते? इसके पहले इलेक्शन होते आए हैं, वी आर फॉलोइंग द सेम थिंग। एंड सी जो 17C है उसमें छुपाने वाली बात क्या है? आज मैं वोट डाल के आया हूँ एंड आप भरते हैं, वो साथ के साथ कलेक्ट हो जाता है। आपने मांगा क्या है? आपने परसेंट दे दिया है। जी घुमन साहब, अरे परसेंट, आप परसेंटेज दे रहे हो, नंबर बता नहीं रहे हो। तो खुले आप मेरा जी जरा जेपी सर को सुन लेते हैं। जेपी सर क्या कर रहे हैं? जी सुन रहे हैं? देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट में जो भी हो रहा है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इसके लिए वन एंड ओनली पर्सन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिम्मेदार हैं। क्यों? मास्टर ऑफ रोस्टर हैं। मास्टर ऑफ रोस्टर केसों को जो है डिप्यूट करता है कि कौन सी बेंच सुनेगी। एग्जैक्टली। आप ये देखिए कि इसके पहले जस्टिस दीपक मिश्रा के कार्यकाल से ये विवाद शुरू हुआ है, जब लगातार सीनियर जजों के रहते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा जूनियर जज को जितने राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले थे सौंपे जाते थे, और उसके खिलाफ 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें जस्टिस चिलमेश्वर के साथ जस्टिस रंजन गोगोई भी थे। हालांकि जनरल गोगोई जब चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने उस परंपरा को जारी किया, और उस समय तक अरुण मिश्रा थोड़ा सीनियर हो गए थे। अरुण मिश्रा के सामने फिर पता नहीं किस कंप्रोमाइज के तरह जो के तहत जो अंदर खाने हुआ था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली तो पवित्र गाय है जिसके बारे में आप कोई सवाल नहीं उठा सकते, वरना कंटेम्प्ट है, आपको सर के बल सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करके तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा और ह्यूमिलिएट किया जाएगा कोर्ट के अंदर बुलाकर।
तो अरुण मिश्रा ही वो सब सारे मामले सुनते रहे। अब आप देखिए, चीफ जस्टिस ने उस दिन सुना, बड़ा फूफा किया कि मैं रात भर सुनूंगा, फलाना सुनूंगा। उन्होंने वैकेशन बेंच, जो 3 जजों की पीठ ने सुना था इस मामले को, जस्टिस, चीफ जस्टिस, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, और आपने वैकेशन जज 2 जजों की बेंच में दिया। वैकेशन जज में आप जो है, जो आप इस पर एक जो है क्या कहते हैं, एक अलग से जो है वो आप न सुनते, स्वयं आपके ऊपर आरोप लग गया था कि आप पक्षपात कर रहे हैं, तो आप ना सुनते, लेकिन आप एक 3 जजों की पीठ तो बनाते। आप ये देखिए, जिस समय महत्वपूर्ण मामले जस्टिस बीबी नागरत्ना को दिए जा रहे हैं, अभी एक मामला केवल पतंजलि वाला जो है जस्टिस सीमा कोहली की कोर्ट में गया, और देखिए कि उसका क्या रिजल्ट हुआ। यही मामला अगर जस्टिस बेला त्रिवेदी की कोर्ट में जाता तो निश्चित रूप से रामदेव का विज्ञापन अभी भी चालू रहता, आपसे बता रहे। सवाल फिर हमने आपको बहुत जो पहली बार कहा था कि आप नारंगी संघी जजों को या विचारधारा विशेष के जजों को पहले भर्ती कीजिए, और फिर जितने संवेदनशील मामले हो, जिसमें उनकी विचारधारा से मामला संबंधित हो, उन्हीं को कोर्ट में दे दीजिए, और फिर आप उम्मीद कीजिए कि फैसला जो है देश हित में होगा, फैसला विचारधारा के हित में होगा। वो चाहे जस्टिस दीपांकर दत्ता हो, चाहे जस्टिस संजीव खन्ना हो, चाहे जस्टिस बेला त्रिवेदी हो। राकेश जी, आप तो जज रहे हैं और आप अब सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। ईसीआई को लेकर, उसके बिहेवियर को लेकर सुप्रीम कोर्ट पे उठ रहे हैं कुछ गंभीर सवाल। घुमन साहब ने, सूरज जी ने और जेपी सिंह साहब ने अपने अपने हिसाब से एक सवाल उठाए। तो पहले एक कंक्लूडिंग रिमार्क इस पे दे दीजिए, तब हम फिर और इशू पे आते हैं। जी जी सर, जेपी सिंह सर और घुमन सर की जो बात है उससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ। जहां तक हमारे चीफ जस्टिस साहब का सवाल है, एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे उनको करने होते हैं। रोस्टर कैसे बनेगा, कब बनेगा, क्या होगा। तो जहां तक छुट्टियों का सवाल है, तो छुट्टियों में वैकेशन जज सब जगह होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोर्ट बंद हो जाती है। अगर कोर्ट्स बंद हो जाएंगी तो हिंदुस्तान का काम कैसे चलेगा। मजिस्ट्रेट से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक वैकेशन जज होते हैं। अब उसमें यह है कि वैकेशन जज किसको लगाया जाता है, ये जो बात है ये चीफ जस्टिस साहब के पास होती है। तो उनको लगाना चाहिए, किसको लगाना है, किसको नहीं लगाना है, ये चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। कभी कभी किसी का कोई एंगेजमेंट होता है पहले से, मान लीजिए कि भाई किसी को पेरिस जाना है, आपको तो मालूम ही है, तो घूमते रहते हैं बाहर बड़े बड़े जगह पे, तो उसकी वजह से थोड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है। पर ऐसा नहीं है कि वो किसी आदमी की बेंच नहीं कॉन्स्टिट्यूट कर सकते। जहां तक इसका इमरजेंसी सिचुएशन का सवाल है कि वैसे तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जब एक बार कोई भी इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है तो उसको केवल स्टे नहीं कर सकते। तो ये कोई स्टे तो कर नहीं रहे हैं इसको कि भाई इलेक्शन को स्टे कर रहे हैं। ये तो एक जो प्रोसेस है इलेक्शन का, उसकी फेयरनेस के ऊपर डिसीजन होना है। उस डिसीजन को तो कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे कोई इलेक्शन के अंदर कोई रुकावट पैदा होगी या इलेक्शन बीच में बंद हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं काम है। तो ये सब करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। और छुट्टियां किस लिए हैं आप बताइए? आम जनता के लिए है। जजेस जो है वो आम जनता की तकलीफों के लिए बनते हैं, उनके लिए ही उनकी अपॉइंटमेंट होती है। तो अगर आम जनता, आप देखेंगे कि सबसे बड़ा घपला ये है कि एक नया प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है कि जो लोग बेड रिडन हैं या जो लोग चल फिर नहीं सकते, तो उनके वोट जो है उनके घर पे जाके डाले जाए। अब इसके बारे में आपको स्पष्ट तौर पे बता दूं, मैं हरियाणा के बारे में थोड़ा सा देखा है मैंने, तो तकरीबन एक वार्ड में 15 से लेके 20 आदमी ऐसे मिल जाते हैं जिनको हमारे हरियाणा में खाटली वाला बोलते हैं। खाटली वाला मतलब जो कि खाट पकड़ रखी, जिन्होंने चल फिर नहीं सकते। वो एक बक्सा लेके जाते हैं टीन का, उस बक्से के अंदर उनके वोट डलवाते हैं और वोट डलवा के ले आते हैं। उसकी केवल एक लॉक होता है, उस पर कोई सील नहीं होती है। तो उसमें से आप कभी भी बैलेट निकाल दीजिए, कभी भी घटा बढ़ा दीजिए उनको, उसमें कुछ भी कर दीजिए। कोई कहने वाले का पता नहीं है किसी का भी, ना उसकी कोई काउंटिंग होती है गिरते समय की कितने गिर गए, किसके हक में गिर गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 150 से लेके 200 तक अगर बूथ है, तो उनमें 15 से लेके 20 तक ऐसे वोट जो पड़ रहे हैं, उनकी संख्या तकरीबन 25 से लेके 30,000 तक एक पार्लियामेंट के उसमें होती है। तो ये सब अगर बिना सील के चल रहा है, कोई एजेंट नहीं है वहां पर, कोई भी व्यक्ति नहीं है जो देख सके कि ये काम ठीक हो रहा है गलत हो रहा है,
तो उनको बदल देना बहुत ही आसान काम है, और इसका तो ईवीएम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो बैलेट पेपर है। बैलेट पेपर को बदलना कोई मुश्किल काम नहीं है। कभी कभी तो पूरे पूरे बैलेट बॉक्स ही गायब हो जाते थे। तो अब ऐसी इमरजेंसी में भी अगर कोई सुनवाई नहीं रहती है, तो फिर हमारे को तो लगता है कि जुडिशरी से हमें कोई आशा रखनी नहीं चाहिए, और हम जो है एक ऐसे केओस की तरफ जा रहे हैं जिसमें हमारा हिंदुस्तान दो पार्ट में बट गया है। एक तरफ राइटियस लोग हैं जिनको पहले भगवान कहा जाता था, और एक तरफ रॉन्ग डूअर्स हैं जिनको पहले राक्षस कहा जाता था। तो राक्षसों की संख्या हमेशा ज्यादा रही है, और बहुत दिनों तक उन्होंने उत्पात भी मचाया है। तो ऐसा तो अब हमारी सोसाइटी बढ़ती चली जा रही है, और ये सबसे घातक चीज है। जी सर। जेपी सर कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं एक जोड़ना चाहता हूँ। जिस दिन ये एप्लीकेशन दी गई जस्टिस चंद्रचूड़ को, उस दिन प्रशांत भूषण ने एप्लीकेशन दी, लेकिन जिस दिन वैकेशन बेंच के सामने ये बहस हुई, उस दिन प्रशांत भूषण नहीं, उनकी जगह दुष्यंत दवे ने रिप्रेजेंट किया एडीआर को, और दूसरे पार्टी को महुआ मोहित्रा की तरफ से उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी ने किया। अब आप ये बताइए, उस दिन अगर प्रशांत भूषण ने रिप्रेजेंट किया होता तो उनके ऊपर आज की डेट में एक और कंटेम्प्ट केस होता। क्यों? क्योंकि यही जस्टिस दीपांकर दत्ता हैं जिन्होंने, जो आपका पर्ची बराबर गिनने वाला मामला था कि एक एक पर्ची का मिलान किया जाए, उसमें कॉन्करेंट फैसला देते हुए भी जस्टिस खन्ना के साथ अलग से एक कलम तोड़ फैसला लिखा, जिसमें प्रशांत भूषण को इनडायरेक्टली इन्होंने एंटी नेशनल घोषित कर दिया कि मतलब राष्ट्र विरोधी तत्व राष्ट्र को। अब आप ऐसे जज के यहाँ जो पहले से इतना प्रिजुडिस्ड है, आप जो है प्रशांत भूषण के ही मामले को जो है क्या कहते हैं पोस्ट कर रहे हैं, इसको क्या कहा जा सकता है? ये बताइए आपको। साधारण बोलचाल की भाषा में क्या कहा जा सकता है, और न्यायिक बोलचाल, आप कहते हैं ना बेंच फिक्सिंग, कि बेंच फिक्सिंग लोग करते हैं, और आप जजमेंट फिक्सिंग नहीं कर रहे हैं। ये जजमेंट फिक्सिंग नहीं है तो क्या है? सूरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी जी, मैं आदरणीय जेपी सिंह साहब सही बोल रहे हैं। जो प्रशांत भूषण जी को कहीं जाना था, इस वजह से जो दवे साहब ने इसको आर्ग्यू किया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस दिन बहस में वो सुन कहाँ रहे थे। जो दीपांकर दत्ता का जो रवैया था और जो रवैया रहा है, वो ईवीएम वाले केस में भी, जो वीवीपीएटी वाले केस था, और आपने सही कहा, उन्होंने अलग से एक लगभग 10 पृष्ठ का एक लिखा है उस जजमेंट में, 48 पृष्ठ टोटल है, जिसमें दोनों के सहमति के साथ जो दस्तखत है वो सिर्फ 38 पेज पे है, बाकी 10 पेज ये इन्होंने ऐसा ही लिखा हुआ है। लेकिन मैं सिलसिलेवार ढंग से 2-3 बातें कहना चाहता हूं कि ये मसला क्या है। दरअसल जो अभी गुमन साहब ने भी कहा कि लगभग 10 दिन बाद, यानी पहले चरण के 11 दिन बाद और दूसरे चरण के 4 दिन बाद अचानक चुनाव आयोग घोषणा करती है कि, और देखिए पहली बार 2019 में जो भी फैक्ट और फिगर्स दिए जा रहे थे वो अंकों में दिए जा रहे थे, दे वर इन एब्सोल्यूट नंबर्स। इस बार परसेंटेज में बात हो रही है लगातार शुरू से, और उन्होंने परसेंटेज में बताया कि लगभग 6 to 6.4% अधिक पोलिंग लास्ट जो हमारा फिगर है उसमें है। इसका क्या मतलब हुआ? इन्होंने सही कहा, ये पूरे के पूरे जो 4 चरण के चुनाव हुए थे उसमें 1.1 करोड़ लगभग 27 लाख वोट बढ़ गए। 1 करोड़ 27 लाख उन सभी जो चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाए तो उसमें लगभग 28,000 वोट प्रति चुनाव क्षेत्र बढ़े हैं। अब किसमें क्या बढ़े हैं उसका कोई आंकड़ा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जब उनसे पूछा गया कि क्यों बढ़ा है, ये आपके पास इन द टिप ऑफ द फिंगर्स होता है। आप डिजिटल की बात कर रहे थे, आप मना कर रहे थे कि वीवीपीएटी की पर्ची हम नहीं गिनेंगे क्योंकि इसमें देरी हो जाएगी, और आप 10-11 दिन बाद जो डिजिटलाइज्ड फिगर है जिसका उसके उसी दिन शाम को आपके पास उपस्थित रहता है सारे फिगर्स, इसका मतलब है कि चुनाव आयोग को बहुत कुछ छुपाने के लिए है। और बहुत कुछ छुपाने का मतलब है कि इस चुनाव में 2019 से भी बड़ी चुनावी धांधली हो रही है,
और लोगों के सामने हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के छत्र छाया में हो रही है। तो डंके की चोट पर और डंके की चोट पर हो रही है। आप लैंग्वेज देखिए, आप जो नरेंद्र मोदी के जो उनके हताशा को देखिए और अचानक रजत शर्मा के साथ प्रोग्राम में उनका खिलखिलाता हुआ चेहरा देखिए, और ये देखिए कि प्रशांत किशोर को क्यों लाया गया, एक पिटे हुए, ही इज नॉट अ ट्रेन्ड सेफोलॉजिस्ट। उनका जो आप उनके बायोडाटा को देखिएगा तो ओनली नॉन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन व्हाट ही हैज इज, जिसको वो डिग्री कहते हैं इन पब्लिक हेल्थ फ्रॉम सम फॉरेन यूनिवर्सिटी। हमने उनको बताया कि वो डिग्री नहीं होती है सर, दैट इज अ डिप्लोमा एंड अदरवाइज ही हैज नथिंग। जिन का उन्होंने काम किया उन सभी ने उनको लात मारकर निकाला, चाहे वो मोहन रेड्डी हो, जगन मोहन रेड्डी हो, ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, और ये गए थे कहने के लिए कांग्रेस पार्टी में कि बिहार मुझे सौंप दीजिए, हम इसको रिवाइव कर देंगे। तो मेरा ये कहना है कि बहुत बड़ी साजिश चल रही।